ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। दोनों अपनी नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं और जब सुबह होती है, आंख खुलती है सबसे पहले लड़के की, तो पता चलता है कि वो मैजेस्टी हैं और यान किंगडम के कुछ सैनिकों ने हमला बोल दिया है। तो तुरंत ही मैजेस्टी को वहां से जाना पड़ेगा। मैजेस्टी ने जिस लड़की के साथ अभी नाइट स्पेंड की है, मैजेस्टी उसका चेहरा भी नहीं देखते हैं। कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई है, क्योंकि उनके ऊपर किसी चीज से हमला किया गया था। तो वहां पर उस लड़की को अपना जेडे देकर चले जाते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब उस लड़की को होश आता है तो वहां पर वो देखती है कि सिर्फ जेडे रखा हुआ है और वो नहीं है। अभी युद्ध बहुत तेजी से चल रहा होता है। मैजेस्टी जो है युद्ध जीत लेते हैं। उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेंगफू होता है और वो एक डॉक्टर होती है। उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम यूनर होता है। यूनर बहुत तेज से रो रही होती है कि मिस सेंगफू प्लीज मुझे बचा लीजिए, मिस सेंगफू प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो सेंगफू कहती है कि प्लीज मुझे मिस मत बोलो, मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही रहने दो। कहती है कि मैंने आपकी जान बचाई थी, अब आप प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। सेंगफू कहती है हुआ क्या है तुम्हें यूनर, मुझे बताओ। कहती है मेरी जिससे शादी हुई थी वो रोज मुझे मारता है, उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बताओ मैं क्या करूंगी। सेंगफू कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, डरने की जरूरत नहीं है। तभी उसका हस्बैंड तलवार लेकर आता है। कहता है यूनर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूनर तो इतनी होशियार होती है कि जाकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेती है और सेंगफू को अंदर भी नहीं जाने देती। सेंगफू बाहर से ही चिल्ला रही होती दरवाजा खोलो, लेकिन यूनर अपनी जान बचाने का सोचती है, सेंगफू का नहीं। तो वहां पर उसका हस्बैंड जैसे ही उस पर अटैक करने चलता है ना, तो उसके ऊपर पर वो पाउडर डाल देती है जो आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन करेगा। कहती है अगर 1 घंटे के अंदर तुमने इसे सही नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए मौत के द्वार पर जाओगे। कहता मैं क्या करूं। कहती एंटीडोट मेरे पास है, लेकिन इतना याद रखो कि आज के बाद यूनर के करीब मन नजर आना। कहता है ठीक है मैं यूनर को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही वो वहां से जाता है तो यूनर दरवाजा खोलती है। कहती मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से ज्यादा ही कुछ हुआ। यूनर कहती लेकिन सेंगफू तुमने क्या की। कहती कुछ नहीं, बस इचिंग पाउडर था, उसे डरा रही। सेंगफू कहती तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज के बाद से तुम मेरे साथ रहो। कहती हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वहां पर वो दिखाती है कि उसका हस्बैंड उसको किस तरह मारता था। यहाँ पर सेंगफू याद करती है कि जब एक बार उसके ऊपर शायद उसकी फैमिली पर आक्रमण हुआ था, तो वहां पर यूनर ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर सेंको की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पूरी तरीके से यूनर का ध्यान रखे। कहते हैं चलो मेरे साथ काम करना। अभी 5 साल बीत चुके होते हैं, तो सेंकू को एक बेटा हो चुका होता है जो कि हिज मैजेस्टी का होता है। बट अभी वो हिज मैजेस्टी उसको ढूंढ भी नहीं पाए थे। कहती है बेटा तुम कुछ मेडिसिन ले आओ। तो वो अपनी माँ के कहे के हिसाब से चलता था। जो जो सेंगफू दवा बोलती वो तुरंत ला कर दे देता। उसका नाम 16 होता है। उधर से यूनर आ रही होती है और एक आदमी से टकरा जाती है। कहती तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो। सेंगफू कहती प्लीज उसे डांटो मत, जाने दो, आखिर वो ओल्ड मैन है। इधर हम यूनर के बेटे को देखते हैं जिसका नाम टाइगर होता है। वो कुछ ढूंढ रहा होता है, अभी उसे वो जेडे मिल जाता है। कहता है ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है, और वो तुरंत ही जाकर उसे बेच देता है। तो शॉपकीपर को पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी है ये पैलेस से बिलोंग करता है, लेकिन उसे 30 टेल्स दे दिए जाते हैं। मैजेस्टी को पता चल जाता है कि 5 साल पहले जिस लड़की के साथ मैजेस्टी ने नाइट स्पेंड की थी उस लड़की का पता चल गया है। वो डॉक्टर है और साथ में उसका बेटा भी है। मैजेस्टी जाने लगते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी को समझाया जाता है। कहते हैं आप तुरंत मत जाइए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, उसके बाद जाएगा। कहते हैं ठीक है ऑर्डर पास करो पूरे महल में कि लड़कियों को भी एक अच्छी सी नौकरी दी जाए फिजिशियन के क्षेत्र में। हर जगह ये खबर फैल चुकी थी। वो कहती है मुझे भी महल की तरफ जाना चाहिए, अपना नाम लिखवाना चाहिए, क्या पता महल में मुझे एंट्री मिल जाए फिजिशियन के रूप में। तो वहां पर अपना नाम लिखने के लिए जाती है और रैंक भी अच्छी खासी होती है। और रास्ते में जाते जाते मैजेस्टी की एक झलक सेंगफू की तरफ देखते भी हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। वो अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इधर अभी क्योंकि सेंगफू अपने बेटे को लेकर बाहर गई थी, तो शॉप पर यूनर और टाइगर बैठे हुए थे। वो कहती है बेटा इतने पैसे कहाँ से लाए। सामने से मैजेस्टी आ जाते हैं। किसका बेटा है। कहती है मेरा बेटा है, और तुम कौन हो, तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालना बहुत मुश्किल रही होगी ना। कहती है कि हाँ हाँ क्यों, लेकिन तुम कौन हो। कहता है कि मैं यहाँ का करंट एम्परर हूँ। वो नीचे बैठ जाती है कि एम्परर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या गलती कर दी है। कहते हैं कोई भी गलती नहीं की है, तुम्हारे लिए कुछ सामान आया है। वहां पर उसके लिए सोने की अशर्फियां और सब कुछ आया हुआ होता है। जो टाइगर होता है वो बहुत ही बदतमीज होता है, इनोज के ऊपर थूक देता है। इस पर मैजेस्टी कहते हैं इसकी हरकतें ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनोज फिर भी हंस रहे होते हैं।
कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, थूक दिया होगा, कोई बात नहीं। मैजेस्टी बोलते वो जेट है तुम्हारा ही था ना। यूनर मन में सोचती है कि हाँ, इससे क्या बोलूं कि सेंको के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मेरे पास अच्छा मौका है। इनोज बोलते ये प्रिंस है, वाइन बनकर महल की तरफ चलेंगी। यहाँ पर तो यूनर खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए सेंकू आगे की तरफ बढ़ रही होती है और इधर यूनर अपना गेम खेल चुकी थी। कहती है कि ये आपका बच्चा है और 5 साल हो गए हैं इस बच्चे को, ये मैं एक क्लिनिक बस किसी तरह चला रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को और मुझे ब्लेम मत करिएगा। कहते कोई बात नहीं, ये सारा सामान पैक कर लो और कुछ दिनों में महल में आ जाना। यूनर कहती देखा देखा हमेशा तुम प्रिंसेस की जिंदगी जीती आई हो सेंगफू, लेकिन अब मैं जीऊंगी और तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। देखते हैं कि सेंगफू अपना नाम लिखवा रही होती है तो जो वहाँ का सैनिक होता है कहता है तुमने देर कर दी है, तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा। कहती है मैंने देर नहीं की है, मेरा नाम लिख दो। तो वो सैनिक गुस्सा आ जाता है और धक्का देता है। 16 कहता है माँ। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं और सेंगफू को रोक लेते हैं। उसको देखते ही मैजेस्टी कहते हैं ये चेहरा तो बहुत ही फेमिलियर लगता है। 16 तुरंत ही मैजेस्टी को पकड़ लेता है, कहता है फादर फादर आप आ गए, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। सेंगफू कहते हैं माफ करिएगा मैजेस्टी, मेरा बेटा थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है, इसी वजह से वो आपके पास आ गया, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मैजेस्टी बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। कहती है कि मैं यहाँ पर फिजिशियन की लिस्ट में अपना नाम लिखाने आई थी। वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं तो मैजेस्टी उसको ऊपर उठाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकती हो। तो कहती है लेकिन ये सैनिक मेरा नाम नहीं लिख रहे। मैजेस्टी कहते हैं इसका नाम जल्द से जल्द लिखो और इसे महल की तरफ भेजो। कहते हैं ठीक है मैजेस्टी, मुझसे गलती हो गई। इधर हम देखते हैं कि यूनर ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। सेंफो कहती है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे अब जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनर कहती है सेंफो से तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मैं जा रही हूँ, मैं लॉन्ग सॉन्ग से शादी करूंगी। कहती है लॉन्ग सॉन्ग उसकी ऑलरेडी 4 कॉन्कुबाइन है, तुम उसकी कॉन्कुबाइन बनकर क्यों रहोगी। यूनर वहां पर झूठ बोलती है। कहती है मैं उसके साथ रह लूंगी, कम से कम यहाँ पर मुझे मांग मांग कर तो नहीं जीना पड़ेगा ना, तुम्हारे सामने रहती हो तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। सेंको कहती है प्लीज उसे शादी मत करो, उसकी कॉन्कुबाइन के लिए न जाने कितने रूम है, उसमें से एक तुम्हारा भी रूम होगा और तुम्हें एकदम नौकरों की तरह रखा जाएगा। कहती मैं नौकरों की तरह रह लूंगी और तुमने मुझ पर जो एहसान किया है ना, उसका एहसान भी मैं बहुत जल्द उतार दूंगी। तो सामने 16 खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुमने मेरी माँ का दिया हुआ खाया है, रहा है और यहाँ पर अब जा रही हूँ बिना पैसा चुकाए। वो पैसा उसके हाथों में फेंक देती है। कहती है ले लो अपने पैसे। इतने पैसे देखती है तो सेंगफू सोचती है कि आखिर इसको ये पैसे कहाँ से मिले होंगे। अब यूनर अपने बच्चे को समझाती है कि ये जेडे तुम जब भी देखना कहना कि ये तुम्हारा ही है और ये मेरी माँ का है और तुम अब से प्रिंस हो। इतना याद रखो कि लोगों को अब तुम्हें कुछ नहीं समझना है, तुम्हारा एक रुतबा होगा। कहता है डोंट वरी मदर, मैं उस 16 से वैसे भी इतना जलन करता था, मैं ही बनूंगा आगे चलकर प्रिंस। इधर सेंगफू देखती है कि उसका जेठे गायब है। वो समझ जाती है कि उसे बेच कर ही उन लोगों ने पैसे लिए थे। महल के अंदर जाना होता है तो 16 कहता है मामा जल्दी से सामान पैक करो ना वरना फिर देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गेट पर जाती है तो सैनिक रोक देता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। कहती क्यों नहीं आना है, मैजेस्टी ने कहा था आना है तो मतलब आना है और ये मुझे असाइनमेंट दिया गया था, इसके लिए आप मुझे मना नहीं कर सकते। कहते ठीक है तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा बेटा अंदर नहीं जाएगा, तुम दोनों में से कोई एक जा सकते हो। मेरा बेटा भी सिर्फ 4 साल का है, बहुत छोटा है, मुझे अंदर जाना चाहिए। भी शिनिंग आ जाते हैं जो कि सेकंड प्रिंस होते हैं। उस सेकंड प्रिंस को देखकर सैनिक कहता है आप यहाँ पर। तब सेकंड प्रिंस कहते हैं क्यों रोका जा रहा है इसको। कहती है मुझे ना फिजिशियन की लिस्ट के लिए अंदर जाना था, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी सामने से। तब तक यूनर और टाइगर अंदर से तैयार होकर निकल रहे होते। यूनर जैसे ही सेंगफू को देखने वाली होती है तो वो अपना पर्दा नीचे कर लेती है। यहाँ पर सेंगफू को पता चलता है कि एक नई कॉन्कुबाइन आई है जो बहुत ही खूबसूरत है। कहती है कितनी खुशनसीब है, काफी वक्त बीत चुका था लेकिन मैजेस्टी अभी तक जो है यूनर से मिलने नहीं गए थे। कहती मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि अभी तक मैजेस्टी मुझसे मिलने नहीं है, अगर उन्होंने मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं की तो मैं उनकी कॉन्कुबाइन कैसे बन पाऊंगी। कहती है जाकर मैजेस्टी को ये खबर दो कि टाइगर बीमार है। न्यू फिजिशियन हायर हुई थी, उन सबके बात चल रही थी कि लिटिल प्रिंस बीमार है, उनके इलाज के लिए किसी न किसी फिजिशियन को जाना चाहिए। वो 5 साल के हैं और कॉन्कुबाइन सू भी बहुत अच्छी हैं, उनका दिल जीतना चाहिए। तब तक वहाँ पर इनोज पहुंच जाते हैं कि छोटे प्रिंस को जो है कफ हो गया है, कौन चलेगा, इसमें से कौन चलेगा। तो सेंगफू बोल देती है कि ठीक है मैं चलूंगी। इधर यूनर बैठी होती कहती मैंने अपनी जिंदगी हमेशा सर्वेंट की तरह बिताई है, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है, मैं बन चुकी हूँ कॉन्कुबाइन और मेरा बेटा बन चुका है प्रिंस। वो अपनी बॉडी में लगाने के लिए सेंट मंगाती है ताकि मैजेस्टी उसकी तरफ आकर्षित हो सके। चिल्लाने लगती है कि टाइगर टाइगर उठो ना, टाइगर उठो ना, टाइगर देखो फादर आने ही वाले हैं। मैजेस्टी वहां पर आते हैं, कहते क्या हुआ। वो अपने बेटे को छोड़कर यूनर सबसे पहले मैजेस्टी के चिपक जाती है कि आप यहाँ पर आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन मैजेस्टी
को स्मेल से प्रॉब्लम थी वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वहाँ पर टाइगर उठता है और मैजेस्टी का मजाक उड़ाने लगता है। मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने आज जो झूठा नाटक किया है ना, दोबारा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना याद रखो। कहती है मैजेस्टी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। वो वहाँ से तुरंत चले जाते हैं गुस्सा होकर। कहती है कि ऐसे कैसे मैजेस्टी जा सकते हैं मुझे छोड़कर। तब तक हम देखते हैं शेंफू भी पहुंच चुकी होती है वहाँ पर इलाज करने के लिए। मैं क्या प्रिंस का इलाज करने के लिए अंदर आ सकती हूँ? यूनर क्या करती है अपनी दासी से कहती है बाहर जाकर उसको मना कर दो कि अंदर आने की उसे इजाजत नहीं है, छोटे लोग बाहर ही रहे। कहती है मुझे भेजा गया है इनॉस द्वारा, लेकिन उसे जो वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। मैजेस्टी इधर बाहर टहल रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात 16 से होती है। कहता फादर आप आ गए। कहता है मैं तुम्हारा फादर नहीं है। तो उस पर 16 कहता है अगर आप मेरे फादर नहीं है तो मैं आपको क्या बुला, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। कहता है ठीक है, तो बहुत खुश हो जाता है। मैजेस्टी को वो बच्चा बहुत ही आकर्षित लग रहा होता है, तो उसको अपनी गोद में उठा लेते। कहते टाइगर और ये दोनों सेम एज के लगते हैं, इतना अच्छा बच्चा है। लेकिन तभी उसे खांसी आने लगती है। शेंफू पहुंच जाती, कहती क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने हो, तुम्हें खांसी आ रही है। मैजेस्टी को होती है वही दिक्कत 16 को भी होती है। मैजेस्टी आप यहाँ पर, वो तुरंत ही जाकर नीचे बैठ जाती है। कहती है कि माफ करिएगा 16 को जो है महक से थोड़ी सी एलर्जी है, इसी वजह से उसे दिक्कत होती है। इनोज कहते हैं यही दिक्कत तो हमारे मैजेस्टी को भी है। कहती है अच्छा मैजेस्टी को दिक्कत है, तो वो मेडिसिन देती है। कहती है इस मेडिसिन से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो गिरने वाली होती है तो मैजेस्टी रोक लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर शेंफू की नजर मैजेस्टी के कान पर पड़ती है, क्योंकि जिस रात दोनों इंटीमेट हुए थे वहां पर उसके कान पर एक तिल था। कहती है ऐसे कैसे, क्या सच में 16 के फादर मैजेस्टी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पीछे हट जाती। कहती माफ करिएगा मैजेस्टी, मैं जानकर नहीं गिरी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, ये मेडिसिन मेरे काम की है। कहती फिर ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। 16 कहने लगता है कि अंकल अंकल मेरी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर है, जब भी जरूरत पड़े ना मेरी माँ को बुला लेना। तो अपनी बेटी से कहती चुप रहो, चलो यहाँ से। तो उसको लेकर चली जाती। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पर एक सैनिक ना हर रोज का जो कुछ भी होता था खास खास वो डायरी में लिखता था। इनोज कहते तुमने क्या लिखा? आज जो है मैजेस्टी एक फिजिशियन से मिले, उसने उसको दवा दी। कहते नहीं नहीं, तुमने खास चीजें लिखी नहीं, तुम बिल्कुल अच्छे राइटर नहीं हो। मैजेस्टी बहुत खुश हुए उस औरत से मिलकर, ये तो तुमने लिखा ही नहीं। इधर शेंफू सोच में पड़ी होती है कि सच में मैजेस्टी ही है जिस रात उसने नाइट स्पेंड की थी। जब वो जा रही होती है तो सभी के बीच अफवाह फैली होती है कि यही लड़की है। तो शेंफू बोलती है आखिर क्या हुआ है? अंदर इनोज खड़े हुए होते हैं। पता चलता है कि मैजेस्टी के इलाज के बाद इनोज उसके लिए बहुत सारा सोना ज्वेलरी सब लेकर आई हुई होती है। कहती है ये मेरे लिए? यहाँ पर इनोज कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए, और रोज मैजेस्टी की देखभाल के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दोबारा कफ ना होने पाए। कहती ठीक है जैसा आप कहें। शेंफू की फैमिली को मार दिया गया था किसी चीज में फंसा कर। इधर सेकंड प्रिंस खड़े हुए होते हैं। यहाँ पर प्रिंस जो है शेंफू की मदद कर रहे होते हैं उन लोगों को खोजने में जिन्होंने उसकी फैमिली को मरवाया था। प्रिंस भी शेंफू को लाइक करने लगे थे, लेकिन अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं। तो यूनर बैठी होती है, तब वो पता चल जाता है यूनर को कि जो लेडी फिजिशियन है वो मैजेस्टी की देखभाल कर रही है। कहती नाम क्या है उसका? मैजेस्टी का अटेंशन खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने उसका नाम सुना है, मुझे लगता है उसका नाम शेंफू है। शेंफू का नाम सुनते ही यूनर के हाथ से कैंची नीचे गिर जाती है। मैजेस्टी बहुत ही बेताबी से शेंफू का इंतजार कर रहे होते हैं कि शेंफू आए आए। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है। इनोज कहते हैं जल्दी आ जाएगी, फिजिशियन है ना, किसी चीज में टाइम लग गया होगा। कहता है कि इतना क्या टाइम, मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ। जैसे आने वाली होती है तो अपना कॉपी खोलकर बैठ जाते हैं। फिजिशियन कहती है कि आप अपना हाथ दिखा दीजिए, लेकिन इनोज ना काफी होशियार होते हैं, उसके पैर पर अपना पैर मार देते। मैजेस्टी के ऊपर गिर जाती है। कहती माफ करिएगा मैजेस्टी, मुझसे गलती हो गई। वो मैजेस्टी का हाथ चेक करती है। कहती है कि बस कुछ दिन बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे दूंगी। इधर हम देखते हैं यूनर अब मैजेस्टी से मिलने जाती है, लेकिन सामने से शेंफू को निकलते हुए देखती है तो पीछे जाकर तुरंत छिप जाती है कि कहीं उसे वो देख ना ले। कहती है ये यहाँ तक पहुंच गया, मेरा राज आज नहीं तो कल खुल ही जाएगा। जाती है मैजेस्टी के सामने। मैजेस्टी कहते क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती मैजेस्टी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इस वजह से वो फिर से चिपकने लगे। मैजेस्टी उसे धक्का दे देते हैं। कहते हैं इसे बाहर खींच कर निकालो, आज के बाद यहाँ दोबारा ना आने पाए।
इधर टाइगर ना नौकरों को बहुत ही बेइज्जत कर रहा होता है, उसके ऊपर बैठकर ना गोल गोल घूम रहा होता है। यूं ना सारा सामान नीचे गिरा देती है, कहती है कि एम्परर इतना फास्ट कैसे हो सकते हैं, शैम्पू से मैं जितना उसका पीछा छुड़ाना चाहती हूँ उतना ज्यादा वो उसके करीब जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से एक दूसरे के पास कैसे आ गए। तब उसकी दासी जो होती है ना यूनर को एक तरकीब बताती है कि उसे किसी चीज में फंसाया जा सकता है। कहती है ठीक है, इस पर काम करो, जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। वो रूम के अंदर आती है तो उसका वो बेटा बोलता है, माँ मैंने आज अच्छे से पढ़ाई की है। हाँ 16 आ जाओ, इस पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। लेकिन जैसे वो बैठा तो उसके पीछे एक पपेट टाइप रखा हुआ होता है जिस पर खूब सारी निडल्स लगी होती हैं। ये प्रक्रिया होती है किसी भी काले जादू की। कहती है कि आखिर ये यहाँ पर किसने रखा, डरना मत। तभी बहुत सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं। दो लेडी अंदर आ जाती हैं कि इसके हाथ में नीडल्स वाली पपेट है, मतलब ये यहाँ पर काला जादू कर रही है, इसीलिए लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा है। कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथ में जरूर है लेकिन ये मेरा नहीं है। कहती हाँ रंगे हाथों पकड़ी गई ना, इसी वजह से बोल रही हूँ। 16 बोलता है कि आपको तमीज नहीं है, मेरी माँ से कैसे बातें कर रहे हो, मेरी माँ कह रही है ना कि यहाँ पर पहले से रखा हुआ था। वो लेडी बोलती है छोटे बच्चे चुप रहो, तुम्हारा इसमें बोलने का कोई काम नहीं है, तुम जैसे कुत्ते सड़क पर बहुत भौंकते रहते हैं। वो मारने चलती है 16 को तो वो इस पर शंकु हाथ पकड़ लेती कि खबरदार अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। यहाँ पर सैनिक बोलते हैं कि एविडेंस मिल चुका है, आपको चलना पड़ेगा। कहती है मैं इसे जो है प्रूफ कर सकती हूँ कि मेरा नहीं है। कहते हैं ठीक है फिर प्रूफ करके दिखाओ। ये जो पपेट है मेरे रूम में रखा गया है मेरे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक लैंप जल रही थी। उस लैंप की खासियत है जो भी रूम में आया हुआ होगा तो उसकी रोशनी और तेज हो जाएगी। कहते हैं क्या मतलब। अब यहाँ पर क्योंकि जो यूनर की दासी थी ना उसने उस लड़के को कहा था कि तुम्हें बिग रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसी वजह से उसके रूम में ये रख देना। कहती है ठीक है। वो लड़की वहां पर चिल्लाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पकड़ी गई हो इसलिए बहाने बना रही हो। कहती फिर ठीक है तैयार हो जाओ। पर वो लैंप लेकर सबके पास धीरे धीरे जाने लगती है। जैसे उस लेडी के पास जाती तो वो पीछे खिसक जाती। कहती है यही है वो लड़की जिसने मेरे रूम में ये पपेट रखा है मुझे फंसाने के लिए, मुझे फ्रेम करने के लिए। तो वो कहती है कि मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। कहती है बता दो तुमने रखा है। कहती है हाँ मैंने ही रखा है, क्योंकि मैं तुमसे जलन करती थी। हम सब यहाँ फिजिशियन का काम करते हैं लेकिन तुम मैजिस्ट्री के सबसे करीब चली गई, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इधर यूनर का पूरा प्लान फेल हो जाता है। कहती है कि उसका ख्याल रखना कि वो वहां पर मेरा नाम ना ले, उसकी इतनी हिम्मत ना हो। इधर हम देखते हैं कि मैजिस्ट्री को तो कुछ पता नहीं होता है कि महल में क्या चल रहा है, लेकिन इनोज बताते हैं कि जो सेंगफू है उसे फंसाया गया है, लेकिन अभी सब कुछ सॉल्व है। मैजिस्ट्री कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहते हैं आप काम में बिजी थे। कहते हैं ठीक है उस लेडी को मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद जांच पड़ताल पूरी करूंगा। इधर 16 बैठा हुआ होता है। कहता है कि पर 16 कहता है माँ वो बैड औरत ना यहाँ से चली गई, वो आपको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि बेटा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टाइम आता है जब लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को नीचे मत गिरने देना, हमेशा अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। कहते हैं ठीक है माता। तक इनोज जो है शंको को बुलाने आ जाते हैं कि आपको महल में बुलाया गया है। उस लेडी को वहां पर बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। वो कहती है किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था। मैजेस्टी कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हारी ये हिम्मत है, जरूर तुम्हारे पीछे कोई और है, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। कहती है नहीं नहीं ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मैं सेंको से बहुत ज्यादा जलन करती थी, पैर पकड़ लेती। मैजेस्टी से कह दो मुझे छोड़ दे, मैंने जानबूझ कर किया था, आगे से कभी नहीं करूंगी। मैजेस्टी कहते हैं इसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाए और साथ में इसको भी मार दिया जाए। यहाँ पर अभी शंकु भी कहते हैं ठीक है मैजेस्टी जैसा आप कहें। वहां पर अब जो है वो डर जाती है, वो लेडी डर जाती है। कहती है ये सब मैंने एक कॉन्कुबाइन सू के कहने पर किया था, यूनर के कहने पर। कहते हैं क्या, उसको तुरंत यहाँ पर बुलाओ। इधर हम देखते हैं यूनर अपने बेटे को खाना खिला रही होती है, जहां पर उसका बेटा कहता है कि मैंने ना सबको घोड़ा बना कर रखा है, किसी को भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं सबके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। कहती ठीक है तुम तो प्रिंस हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन तभी पता चलता है कि यूनर को महल में बुलाया गया। कहती अब क्या होगा, मेरा तो पर्दा फाश हो जाएगा। अब वो अपने बेटे से कहती बेटा तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं मैजिस्ट्री को बताया जाता है कि प्रिंस की तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से कौन को मंसू यहाँ पर नहीं आ सकती। मैजिस्ट्री को याद आता है कि पिछली बार भी उसने बेवकूफ बनाया था, इस बार भी बेवकूफ बना रही होगी।
मैजेस्टी कहते फिजिशियन को मेरे साथ लेकर चलो। इस पर शैम्पू कहती ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी। शैम्पू भी वहां पर पहुंच जाती है मैजेस्टी के साथ। शैम्पू कहती ठीक है मैं देख लेती हूँ, लेकिन यूनर सामने आने से मना कर देती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे अपने बेटे के पास रहना है और मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती और ना ही मैं इस फिजिशियन का चेहरा देखना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते ऐसी भी क्या बात है, तुम्हारा बेटा बीमार है, अपना चेहरा नहीं दिखाओगी। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी माफ करिएगा, लेकिन मैं भी अपने बेटे की केयर करना चाहती हूँ, प्लीज बाहर से ही देख लीजिए मेरे बेटे का हाथ। शैम्पू कहती कोई बात नहीं मैजेस्टी मैं बाहर से ही देख लूंगी। लेकिन जैसे ही शैम्पू हाथ देखती है तो उसके हाथ पर मोल होता है और सेम मोल टाइगर के हाथ पे भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शक तो होता है शैम्पू को, लेकिन वो सोचती है कि एक ही बच्चा तो है नहीं। वो पर्दा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मैजेस्टी रोक देते हैं कि पर्दा मत खोलो। तो वो नर्व चेक करती है, पता चलता है कि लिटिल प्रिंस को ना फूड पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है, इसकी वजह से मैं मेडिसिन दे दूंगी वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर अब यूनर सोचते है कि आखिर उसने अपने बेटे के साथ क्या किया था। इन सब मसलों से बचने के लिए उसने अपने बेटे को ही ऐसी मेडिसिन दी थी जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। कहती है कि मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, लेकिन उस ये शैम्पू से बचने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें हर्ट करना ही पड़ेगा। शैम्पू बोलती है कि लिटिल प्रिंस जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां से शैम्पू चली जाती है। यूनर कहती थैंक गॉड आज तो साफ साफ मैं बच गई। बाहर निकलती है। यूनर कहती है मैजेस्टी माफ करिएगा, लेकिन डॉक्टर ने अच्छे से देखभाल की है। लेकिन मैजेस्टी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे खराब खाने की वजह से प्रिंस का ये हाल हुआ, मतलब तुम प्रिंस की अच्छे से देखभाल नहीं कर रही हो, तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। कहती है कि मैंने तो अच्छे से कोशिश की थी। तब मैजेस्टी कहते तुम भी तो फिजिशियन हो ना, तुमसे ये गलती कैसे हो सकती है। कहती है कि हाँ फिजिशियन हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी फिजिशियन नहीं, छोटी बातें नहीं पता चलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा इतना बीमार था, इसी वजह से मैं डर गई थी। मैजेस्टी मेरा यकीन करिए आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। अब वहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ से वो चले जाते हैं। यूनर कहती है कि फाइनली सब कुछ ओवर हो गया, आज तो मैं बच गई, लेकिन आगे से मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, वह शैम्पू को ही रास्ते से सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारा खाना तैयार किया जा रहा होता है और उसके खाने में ना ड्रग मिला दिया गया होता है, जो कि यूनर के कहने पर मिलाया जा रहा था। वहां पर दो सैनिक आपस में मिले हुए होते हैं। अभी सेंगफू सो रही होती है और उसे सपना आ रहा होता है कि कोई उसके पास आया है, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मैजिस्ट्री उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दो। सेंगफू कहती है मैंने ऐसा नहीं किया नहीं किया, लेकिन असल में यूनर तो वहां पर सपना देख रही होती है। उसकी दासी आती है, कहती सब कुछ तैयार हो गया है, बस आपको वहां पर चलना है और उसका पर्दाफाश करना है। कहती हाँ हाँ मैं तो बहुत ही खुश हूँ, जब एम्परर देखेंगे ना किसी और आदमी को उसके साथ सेड्यूस करते हुए ना, तो वो खुद ही उसे यहाँ से निकाल देंगे। हम देखते हैं कि सेंगफू बैठी हुई होती है और उसके लिए खाना आ जाता है। जैसे वो खाना खाने चलती है तब तक वहाँ पर सेकंड प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था कि होम टाउन में मैं एक आदमी से मिला जो तुम्हारे फादर के साथ काम करते थे। तभी वहां पर मैजिस्ट्री आ जाते हैं। उसके बाद की बात जो है सेंगफू नहीं सुन पाती। मैजिस्ट्री कहते हैं सेकंड प्रिंस से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं सेकंड प्रिंस कहते हैं कि ये मेरी दोस्त है, मैं इससे बात करने आया था। तो मैजिस्ट्री कहते हैं ठीक है अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। सेकंड प्रिंस बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं कर पाते, क्योंकि मैजिस्ट्री को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी कि कोई सेंगफू के पास कैसे आ सकता है। वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं बताओ ये यहाँ पर क्या करने आता है, क्या सच में तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। कहते मैं तो 16 को देखने आया था, आखिर 16 मुझे बहुत दिनों से मिला नहीं। कहती है कि 16 कुछ दिनों के लिए टीचर के पास गया है, वो वहीं पर रह रहा है क्योंकि उसकी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। कहते तब ठीक है मैं यहीं पर बैठा हूँ, देखो यहाँ पर खाना रखा है मैं ये भी खा लेता हूँ। मैं जिसटी वहाँ पर खाना खाने लगता है और उससे कहते तुम भी खाओ, लेकिन वो नहीं खाती है। लेकिन इतनी देर में मैजिस्ट्री को पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जो ड्रग वाला खाना था वो मैजिस्ट्री खा चुके थे। कहती है आपको क्या हो रहा है मैजिस्ट्री। अब यहाँ पर मैजिस्ट्री को पिछली झल के याद आने लगती है कि क्या सच में सेंगफू ही थी जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। जब चक्कर आता है तो सेंगफू खाने को सूंघती है, उन्हें पता चल जाता है कि इसमें ड्रग मिलाया गया था। कहती है कि मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ मैजिस्ट्री, इसमें ड्रग है। कहते हैं नहीं मेडिसिन लाने की कोई जरूरत नहीं, उसे अपनी तरफ घसीट लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। कहती है कि मैजिस्ट्री आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मैजिस्ट्री बिना देर के उसको किस करने लगते हैं। कहती है आप ये क्या कर रहे हैं मैजिस्ट्री, आप ऐसा मत करिए। कहते हैं कि मैं करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। मैजिस्ट्री उसको वहां पर जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तो बाहर सेकंड प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं अंदर क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना सेंगफू, तुम ठीक तो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैजिस्ट्री उसको अंदर जबरदस्ती ही किस कर रहे होते हैं। वो थोड़ी बहुत आवाज बाहर जाती तो सेकंड प्रिंस को टेंशन होती कि अंदर जरूर कुछ हो रहा है। कहती है कि आप जाओ सेकंड प्रिंस, मैं कल आपसे बात करती हूँ।
हूँ। मैजेस्टी के ऊपर ड्रग ज्यादा हावी हो रहा था तो बाहर तो इनोज खुश हो रहे होते कि आज दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो गई, लेकिन सेंगफू मैजेस्टी को बेहोश कर देती है और बोलती है कि मैजेस्टी को यहाँ पर लिटा कर रखिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है। कहते क्या, आज तो सब कुछ होते होते रह गया। मैजेस्टी की सुबह आँख खोलती है तो उन्हें याद आता है कि कैसे उसने रात में सेंगफू को किस किया था। मैजेस्टी को तो अब उससे प्यार हो गया था, इस वजह से मैजेस्टी काफी खुश नजर आ रहे थे। वहां पर पाउच भी रखा था, लेकिन बाहर यूनर अपने सारे सैनिकों को लेकर उसी रूम की तरफ बढ़ रही थी कि आज उसे जब रंगे हाथ पकड़ेंगे ना तो सब कुछ अच्छा सा होगा। जितनी भी गंदी चीजें कर रही है ना मैजेस्टी को पता चल जाएंगी, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी ना तब देखना। अंदर जाते ही वहां पर देखते कि मैजेस्टी बैठे हैं। यूनर भी भाग कर आती, कहती मैजेस्टी आप यहाँ पर कैसे आए, आप यहाँ पर कैसे हो सकते। कहती क्यों, किसी और को पकड़ने के इरादे से आई थी क्या। कहती नहीं नहीं, मैं तो और किसी के इरादे से नहीं आई थी, इस ये सैनिक ने मुझे बताया कि अंदर सेंगफू किसी और आदमी के साथ है, इसी वजह से आई थी। मुझे क्या पता कि यहाँ पर कौन रहता है। मैजेस्टी कहते हैं हाँ, गॉसिप करना तो कोई तुमसे सीखे ना, बहुत ज्यादा गॉसिप करती हो। उस सैनिक को वहां पर जेल में डलवा दिया जाता है। मैजिस्ट्री कहते हैं तुम अपनी लिमिट मत क्रॉस करो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यूनर को गुस्सा आता है, अपनी दासी को थप्पड़ मार देती है कि तुम सही से काम भी नहीं। सेकंड प्रिंस बहुत सारा सोना मींस डावरी लेकर आए हुए होते हैं सेंगफू का हाथ मांगने के लिए, उसे शादी करने के लिए। कहती है कि ये सब किस लिए। तो सेकंड प्रिंस कहते हैं सब तुम्हारे लिए, मेरे दिल में तुम बहुत पहले से हो, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैजिस्ट्री आज बहुत खुश थे, लेकिन एक ही पल में उनकी खुशी जो है बदल जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से सेकंड प्रिंस उसका हाथ मांग रहे थे मैजेस्टी को डर लग रहा था कि कहीं वो शादी के लिए हाँ ना कर दे। मैजेस्टी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सैम को कुछ बोल पाते इससे पहले ही सेकंड प्रिंस कहते हैं मैं मैजेस्टी से परमिशन लेकर आता हूँ ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर सके। मैजेस्टी को इधर बहुत दुख हो रहा होता है कि सच में सैम्पू उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तभी वहां पर सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं जो है सैम्पू से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैजेस्टी मना कर देते हैं कि तुम्हें इस लड़की को छोड़कर किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो। कहता है लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैजेस्टी मना कर देते हैं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी। सेकंड प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हम टाइगर को देखते हैं, नौकरों के साथ अभी भी वो बुरा व्यवहार कर रहा होता है। मैजेस्टी आते कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें अब टेम्पल भेज दिया जाएगा ताकि तुम मैनर को सीख सको। लेकिन तुरंत यूनर आकर जमीन पर बैठ जाती है कि प्लीज प्लीज मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करिए, मैं कॉन्कुबाइन हूँ। हाँ मैं जानती हूँ मैंने अकेले पाला है, इस वजह से थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसे सही कर दूंगी। मैजेस्टी कहते हैं इसे मास्टर क्यू के पास भेजो ताकि ये कुछ सीख सके और मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बाहर निकलते हैं तो एक बार फिर से जो है सेंगफू के रूम में जाते हैं, देखते हैं कि सेंगफू सो रही होती है तो उसके बगल जाकर बैठ जाते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। इनोज कहते क्या कर रहे हैं, कहते चुप रहो नहीं तो जग जाएगी। इस पर इनोज हंसने लगते हैं, कहते ठीक है आप लोग को जो करना है करो, काफी टाइम बीत जाता है। तभी वहां पर 16 आ जाता है, कहते हैं कि मदर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तुरंत ही सेंगफू उठती, कहती मैजेस्टी आप यहाँ पर। मैजेस्टी काफी देर से उसको कंधे पर लिटा कर रखे तो मैजेस्टी का कंधा दर्द करने लगता है। 16 कहता है देखो ना अंकल और आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, आप दोनों शादी कर लो ना। शेंगफू बोलती है किस तरह की नॉनसेंस बातें मत करो, इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती है। तो इस पर 16 जाकर मैजेस्टी का हाथ पकड़ लेता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, आप शादी करोगे ना तो दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। आज मेरी माँ ने डिनर तैयार किया है तो आप डिनर करके जाना। इनोज बोलते हैं नहीं डिनर के लिए बहुत लेट हो गया है, मैजेस्टी आपको चलना चाहिए। लेकिन मैजेस्टी तो फुल मूड में होते हैं, कहते नहीं मैं तो डिनर करके ही जाऊंगा। वहां पर मैजेस्टी ही बुक पढ़ने लगते हैं तो शेंगफू कहती मैजेस्टी बुक उल्टी है। वो सीधी करते हैं, भी सब साथ में बैठे होते हैं। लेफ्ट हैंड से मैजेस्टी खा रहे थे और लेफ्ट हैंड से 16 भी खाने लगता है। शेंगफू कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से खाते हैं। या मैजेस्टी बोलते हैं कि ये बहुत कुछ सीख रहा है, हमेशा मास्टर क्यू को फॉलो करना, वो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएंगे। तुम्हें अब इंपीरियल कॉलेज जाना चाहिए। जो है शेंगफू खड़ी हो जाती है, कहती नहीं वहां पर तो सिर्फ प्रिंस लोग पढ़ते हैं, वहां पर 16 कैसे जा सकता है। मैजेस्टी कहते हैं मेरा ऑर्डर है कल से इसे भेज देना, आखिर ये बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा है। कहता है मदर देखा ना अंकल ने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैजेस्टी और अपनी माँ का हाथ एक दूसरे के ऊपर रख देता है, दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन 16 तो स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इंपीरियल कॉलेज जो है शेंगफू अपने बच्चे को छोड़ने जाती है। 16 कहता है माँ आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ सीख कर आऊंगा, देखना मैं बहुत आगे जाऊंगा। इधर यूनर भी अपने बच्चे को लेकर आई होती मास्टर क्यू के पास छोड़ने के लिए।
लेकिन इतनी देर में 16 और टाइगर आपस में टकरा जाते हैं। दोनों की टकरार होती है तो जो है 16 बोलने लगता है कि मैं जानबूझकर नहीं टकराया। उसकी दासी आती है और तुरंत ही को अपने पीछे छिपा लेती है। वो उसको चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ही बदतमीज हो, प्रिंस से कैसे टकरा सकते हो, तुम्हें तमीज नहीं है। और पीछे यूनर ना एक सैनिक के पीछे छिप जाती है ताकि सैंगफू उसे देख ना पाए। वो दासी जो होती है 16 को मारने चलती है तो सैंगफू उसका हाथ पकड़ लेती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। कहती है कि ये प्रिंस से टकराया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैजेस्टी का नियम है कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता है। यूनर अपने मुंह पर कपड़ा लगा कर आ जाती है। सैंको कहती है कंकोबाइन सू आप यहाँ पर, लेकिन आपने अपने मुंह पर कपड़ा क्यों लगा कर रखा है। कहती है कि क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ आजकल। यहाँ पर सैंको तुरंत ही उसकी दासी को एक थप्पड़ मार देती है। कहती है सेकंड क्लास की स्लेव हो, इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हो, वरना मेरे बेटे को कभी नहीं डांटती। अब उसकी दासी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने इसे क्यों मारा। कहती है कि मेरा हक था मारना, क्योंकि दासी ऐसे नहीं बोल सकती। यूनर अपनी दासी को इशारा करती है कि यहाँ पर जो सैंको है उसके बेटे को नील डाउन करो और उसको यहाँ पर मारो। तुरंत ही सैनिक आते हैं और सैंको को नीचे जबरदस्ती बैठा देते हैं। वहाँ पर मार पड़ने लगती है। 16 रोया करता है कि प्लीज मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। दासी बोलती है और तेज से मारो, इतना तेज से कि इसकी जान ही निकल जाए। तब तक उधर से मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए तुम लोग आदेश देने लगे। यहाँ पर यूनर जमीन पर बैठ जाती, कहती मेरी गलती है क्योंकि ये प्रिंस से टकरा गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। मैजेस्टी कहते अभी के अभी यहाँ से जाओ क्योंकि मैं तुमसे महल में निपटूंगा। यूनर कहती माफ करिए मैजेस्टी, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। लेकिन मैजेस्टी उसको आज माफ करने के मूड में नहीं था और वहां से उसे भगा देते हैं। अंदर लेकर आते हैं और वहां पर उसके ऊपर दवा लग रही होती है। मैजेस्टी उसके घाव को देख रहे होते हैं तो उस पर फिजिशियन कहती है इसके घाव बहुत गहरे हैं, सोल्यूशन थोड़े टाइम बाद ही मिलेगा, लेकिन इसका बहुत ही दर्दनाक प्रोसीजर है। मैजेस्टी कहते ठीक है करो। और वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा सैंगफू को दर्द हो रहा होता है। वो अपने हाथ को दांत से काटने लगती है तो मैजेस्टी बैठ जाते हैं कि तुम मेरे हाथ पर काट लो। वो मैजेस्टी को हाथ को काटती रहती है। मैजेस्टी के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। उन दोनों को सेकंड प्रिंस बहुत करीब देखते हैं तो सेकंड प्रिंस को पता चल जाता है कि उसका कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तभी वहाँ पर इनोच आ जाते हैं। कहते हैं एम्परर कुछ गड़बड़ हो गया है, आपको चलना पड़ेगा। कहते ठीक है। जैसे ही सैंगफू को होश आए मुझे बताना है। सैंगफू को होश आता है। 16 भाग कर आता है। कहता है फाइनली आप ठीक हो गए, लीजिए आपके लिए मेडिसिन आई है। तब तक सेकंड प्रिंस आ जाते हैं। तो सैंगफू कहती है बेटा तुम बाहर खेलो जाकर। वो सेकंड प्रिंस होते हैं, वो एड्रेस देते हैं इनोच सू की हेल्प करेंगे उसके फादर के गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए। कहती है कि थैंक यू सो मच सेकंड प्रिंस, थैंक यू मत बोलो, तुम्हारे फादर मिलिट्री अफेयर्स और हर चीज में बहुत ही आगे थे, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर कहीं न कहीं अभी भी सैंगफू थोड़ा सा उदास थी कि वो जो है इस तरह सेकंड प्रिंस को मना कर रही है। लेकिन यहाँ पर सेकंड प्रिंस कहते हैं तुम मुझसे शादी करो या ना करो ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन आखिर तुम्हारे ऊपर ये जो हमले हो रहे हैं बार बार, इसके पीछे कंकुबाइन सू है। आप तो कंकुबाइन सू को जानती भी नहीं है, ना ही आपका कभी उनसे मुलाकात हुई, तो वो आपसे किस बात का बदला निकाल रही है। कहती यही तो मुझे पता करना है कि आखिर ये कंकुबाइन सू है कौन। मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकती, मुझे उनसे पर्सनल जाकर मिलना पड़ेगा। कहती थैंक यू सो मच सेकंड प्रिंस, मैं जाकर जल्दी कंकुबाइन सू से मिलूंगी। अब इम्प्रेस आ जाती हैं अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए। कहती है कितना टाइम हो गया अपने ग्रैंडसन से नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे जल्द से जल्द मेरे ग्रैंडसन के पास लेकर चलो। ऐसे ही इम्प्रेस जाती हैं अपनी दवा लेने के लिए क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा होता है, लेकिन जो सैनिक होता है वो दवा देने से मना कर देता है कि तुम जैसे नौकर यहाँ पर रोज आते हैं, तुम्हारी यहाँ पर क्या ही औकात। तब इम्प्रेस की दासी बोलती है और तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। कहता है किसी से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्परर से बढ़कर कोई भी नहीं, जाओ यहाँ से। तभी 16 आता है। कहता है मेरी माँ ने सिखाया है कभी भी अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है। तुम्हें पता है ना कि जब कोई बीमार हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए और डॉक्टरों का तो ये फर्ज होता है। तुम एक ऑर्डिनरी सैनिक हो, लेकिन इस तरह एक ओल्ड लेडी की बेइज्जती कर रहे हो। तब इस पर वो सैनिक बोलता है कि तुम फिर से आ गए मेरे सामने, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। कहता है मैंने क्या गलत कहा जो मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। तब वहाँ पर इम्प्रेस बोलती है कि छोटा बच्चा कौन है, अपना मुंह ऊपर उठाओ। जैसे उसका मुंह देखती है इम्प्रेस कहती है तो बिल्कुल मेरे बेटे से मेल खा रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे का ही बच्चा होगा, इसकी आंख इसकी नाक सब सेम लग रही है। ये कहती है हाँ हाँ सच बात है, तुम्हारा नाम क्या है। कहता है मेरा नाम 16 है और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैजेस्टी जो है सैंगफू के पास आए होते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो ना। कहती हाँ मैजेस्टी मैं ठीक हूँ। धक्का लगता है तो मैजेस्टी उसको रोक लेते हैं। इम्प्रेस उन दोनों को पास में देख लेती है तो सोचती है कि वही जो है न्यू क्वीन है। कहती है कि आप दोनों बहुत अच्छे साथ में लग रहे हैं, लेकिन 16 बोलता है कि मॉम देखो ना ये ओल्ड लेडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तुमने मेरे ग्रैंडसन को बहुत
अच्छी शिक्षा दी है, इसने बहुत अच्छे से उस आदमी को सिखाया। अब से शेंगफू सोच में पड़ जाती है, क्या इम्प्रेस को पता चल गया है क्या? मैजेस्टी क्लियर करते हैं कि ये डॉक्टर सिंह है, ना कि कॉन्कोबाइंसू है। कॉन्कोबाइंसू तो अलग रहती है। कहती ठीक है, मुझे उससे मिलाओ चल के। इधर कॉन्कोबाइंसू अपने बच्चे को पढ़ा रही होती है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता है, ना सही से लिख रहा होता है। कहती है कि तुम सीखोगे नहीं तो प्रिंस कैसे बनोगे? अपनी एनर्जी अलग ही जगह वेस्ट किया करते हो, चलो जल्द से जल्द पढ़ो। कहता है माँ मुझे पढ़ना नहीं है, आपने कहा है ना कि मुझे तो सिर्फ शान शौकत से रहना है, अपनी अमीरी का लुफ्त उठाना है, मुझे पढ़ने के लिए क्यों कह रही हैं? वैसे भी मैं हमेशा बीमार बनकर रहता हूँ, तो मुझे बीमार बनकर ही रहने दीजिए ना। जैसे इम्प्रेस आ जाती, कहती है तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें बीमार बनकर रहना है? इस पर जो है यूनर सोचती है ना कि पता नहीं बुढ़ी औरत कहाँ से आ गई मुझे और ज्ञान देने के। टाइगर गुस्सा हो जाता है कि इस औरत को यहाँ से भगाओ, मुझे पढ़ना ही नहीं, और वो किताब उठाकर दासी के ऊपर फेंक देता है, उन्हें चोट लग जाती है। तुरंत ही मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं सीखा अभी तक, तुम पढ़ने जाते हो या नहीं जाते हो? अब तुरंत ही यूनर को पता चल जाता है कि जरूर इम्प्रेस होगी, जमीन पर जाकर बैठ जाती है कि माफ करिएगा, ये कुछ बिगड़ गया है, लेकिन मैं इसे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपका इकलौता ग्रैंडसन है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। लेकिन मैजेस्टी कहते हैं इसे माफ नहीं किया जाएगा, तुरंत ही मास्टर क्यू के पास भेज दो पढ़ने के लिए। तो टाइगर चिल्लाने लगता है, कहता है कि अगर आपने मुझे भेजा ना तो मैं अपना जो सर है उसे दीवार पर पटक दूंगा, आप मुझसे जरा से भी प्यार नहीं करते। यहाँ पर मैजेस्टी और भी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं इसको अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि इसकी पेरेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, इसे वहीं पर रखो क्योंकि ये तभी सही होगा। रोती है वो नीचे गिर जाती है कि क्या सोचा था और क्या हो गया। इधर मैजेस्टी कहते हैं कि अभी वो छोटा बच्चा है, दूर रहा है, शायद इसी वजह से ऐसी हरकतें हैं उसकी। लेकिन इम्प्रेस को शक होता है कि तुम्हारा बच्चा, मुझे नहीं लगता है क्योंकि तुम्हारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। पता चलता है कि यूनर ने दिल जीतने के लिए एक डिश बनाकर भेजी है, उस पर बहुत सारी मिर्च लगाकर। इम्प्रेस कहती है कि क्या तुम्हारी वाइफ को इतना भी नहीं पता है कि तुम्हें मिर्च से एलर्जी है, तुम मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते? ये मुझे वेरीफाइड करवाना है कि तुम्हारा बच्चा है या नहीं है। अब यहाँ पर सारी जानकारी इम्प्रेस निकलवा लेती है और कहती है कि उसे महल में बुलाओ। आ जाता तो यूनर कहती क्या हुआ है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? पता चलता है कि जहाँ पर यूनर रहती थी एक लेडी को बुलाया गया है। वो लेडी को देखकर यूनर कहती मिस आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? 3 साल पहले आपसे मिली थी, बेटे का ब्लड इस पॉट में गिराओ, पता चलेगा कि ये रियल प्रिंस है या नहीं। वो लेडी बोलती है कि ये रियल प्रिंस नहीं। यूनर बार बार कह रही होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपका इकलौता बेटा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इम्प्रेस आप ऐसा कैसे कर सकती है, आपका बायोलॉजिकल प्रिंस है तब भी आप ऐसा कर रही हैं। वो रोने का नाटक करती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती है टाइगर के साथ। अब पानी का पॉट मंगाया जाता है, टाइगर का एक बूंद पानी में गिराया जाता है तो वो मैजेस्टी के खून से मर्ज हो जाता है, मतलब वो रियल ग्रैंडसन है। यूनर को पहले ही पता चल चुका था, इसी वजह से उसने पहले से ही ब्लड इकट्ठा कर लिया था मैजेस्टी का, ताकि वो उसमें ब्लड गिराएगी तो पता ही नहीं चलेगा। कहती देखा देखा आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कहती है इम्परर अब तो आपको बिलीव हो गया ना कि आप ही गलत थे। हम देखते हैं कि शेंगफू को शक हो गया था कि जो कॉन्कोबाइन है यूनर है, क्योंकि उसने 1-2 बार आवाज सुनी थी और लहजे से भी पूरा पता चल रहा था कि वो यूनर ही है। बाहर जाएगी यूनर का पता लगाने के लिए, कहती आज रात ही निकलूंगी। इधर हम देखते हैं कि यूनर पूछ रही होती है कि शेंगफू पर नजर रख रही हो, आजकल वो क्या कर रही है? कहती है कि वो आज बाहर गई है, शायद आपके बारे में पता लगाने के लिए। कहती है अगर आज वो बाहर गई मतलब मेरे बारे में पता कर लेगी। शेंगफू उससे इनोसू के पास जाती है पता करने के लिए, कहती है प्लीज मेरे फादर के बारे में बताइए कि क्या हुआ था। मैं जानती हूँ कि उन्हें रिबेलियन घोषित किया गया था, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था, लेकिन आज भी मुझे पता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था। तब वहाँ पर इनोसस की मदद करते हैं और जो कुछ भी उसके फादर के साथ हुआ था उसे वो रिपोर्ट देते हैं कि मैजिस्ट्रेट को जाकर दे देना। कहते थैंक यू सो मच इनोसु, आपने मेरी बहुत मदद की है। शेंगफू जाती है उस आदमी से मिलने के लिए जिसकी बहुत सारी वाइफ्स थी, कॉन्कोबाइंस थी। कॉन्कोबाइन के साथ खेल रहा होता है और उसके साथ अपना अय्यासी कर रहा होता है। जाती है शेंगफू, कहती है बताओ मेरी दोस्त यूनर कहाँ है? कहता है यूनर वाला यहाँ पर क्या करने आएगी, वो ना यहाँ पर आई है ना ही मैंने उसे कभी यहाँ पर रखा है। कहती है कि झूठ मत बोलो, यहाँ पर शादी करने आई थी। कहता है कि तुम्हें जो खाना है खाओ पियो और यहाँ से निकलो, उस यूनर की बात यहाँ पर मत करो, मैंने उससे ना शादी की है ना ही वो मेरे काबिल है, मेरी खुद इतनी वाइफ से मैं उनके साथ आराम से रह रहा हूँ। तब शेंगफू सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर गई होगी। वो वापस आती है तो 16 पढ़ रहा होता है। कहता है तब माँ आप इतनी रात में कहाँ से गई थी और इतना टाइम क्यों लगा दिया? तब तक मैजिस्ट्री आ जाते हैं। कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये लो दवा तुम्हारे लिए, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। अब मैजिस्ट्री कहते लो मैं ही दवा लगा दूं। वहां पर वो दवा लगाने लगते हैं। मैजिस्ट्री उसके काफी करीब होते हैं तो कहती है प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। वो किस करने की कोशिश करते तो भी पीछे हट जाती है। कहती है मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप दूर रहिए। तब मैजिस्ट्री को थोड़ा अजीब लगता है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको और अपने करीब खींचने की कोशिश करते तो वो और दूर चली जाती है। कहती है यहाँ पर 16 है,
और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ये सब कुछ करें। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम पैलेस में रह रही हो कि तुम हमेशा यहाँ पर रहो और 16 को मैं अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम माइंड ना करो तो वो बताने चलती है कि 16 तो आपका ही, लेकिन तब तक वहाँ पर इनॉच आ जाते हैं कि आपको बुलाया गया है। मैजेस्टी कहते हैं बताओ क्या बता रही थी? कहती कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। और अपनी पुरानी बातें याद करती है कि किस तरह उसकी फैमिली को मार दिया गया था, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कभी भी महल की तरफ वापस मत आना, अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताना। कि मैजेस्टी जाते हैं कि क्वीन मदर के पास और कहते हैं कि मैं सिंफू से शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बेटे को भी अपनाऊं। जब मैं उसे शादी कर लूंगा तो जो काबिल होगा क्राउन प्रिंस बनेगा। और मुझे लगता है कि ये सारी काबिलियत 16 के अंदर है। कॉन्कुबाइन पीछे से सारी बातें सुन लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कहती है कि मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। देखते हैं कि इम्प्रेस बहुत खुश हो जाती है कि तुम एक अच्छी लड़की से शादी करोगे, शादी की तैयारी भी शुरू करो। लेकिन इधर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है जो यूनर होती है। कहती है इतनी हिम्मत, मैं अपने बेटे को किसी भी तरीके से क्राउन प्रिंस बनाकर ही रहूंगी, जाकर मंत्री को बुलाओ। मंत्री वहां पर आते हैं, उनका भी सपना होता है हमेशा से किंग बनने का। तो अब उनकी कॉन्कुबाइन के साथ अच्छी जम रही थी। कहती तुम मेरे बेटे को लिटिल प्रिंस बना दो, उसके बाद तुम्हें मन मांगी चीज दी जाएगी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पर मंत्री कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इधर जो टाइगर होता है ना, वो खाने में कुछ मिला देता है। इम्प्रेस वहां पर आ जाती है। इम्प्रेस कहती वाह तुमने तो बहुत अच्छा खाने की तैयारी की है। कहता हाँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कहती है कि हाँ जाओ बाहर, लेकिन याद रखो कि पढ़ाई पर हमेशा ध्यान दोगे। कहता है ठीक है दे दूंगा पढ़ाई पर ध्यान। लेकिन इतने में इम्प्रेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता चलता है कि वो अचानक से बेहोश हो गए, अब उन्हें होश भी नहीं आ रहा है। कि ये यूनर की दासी बदल चुकी थी, क्योंकि जो पहले वाली दासी थी ना, उसे मैजिस्ट्री ने सजा दे दी थी, क्योंकि वो ज्यादा ही दूसरों को सजा देने में महारत हासिल करके रखी थी। जो न्यू दासी थी वो मंत्री से मिली हुई थी। मैजिस्ट्री के पास आती है और बताती है कि जो इम्प्रेस है ना, इन्हें लगता है कि कुछ बीमारी हो गई है, इसी वजह से ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यूनर होती है, कहती हाँ क्वीन मदर जब तक ओपन नहीं होती तब तक मुझे लगता है हमें अब क्राउन प्रिंस के बारे में सोचना चाहिए, हमें किसी न किसी को क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए। यूनर ने क्या किया था, जो मंत्री थे ना, उन्होंने एक आदमी को बुलाया था। महल में कोई चुड़ैल है या कोई डायन है घूम रही है, उसे पकड़ने के लिए, महल में जो भी गड़बड़ी हो उसको पकड़ने के लिए। वो कुछ देर तक डांस करता है और कहता है इस महल में एक चुड़ैल घूम रही है। जाते हैं और शैम्पू के ऊपर रुक जाते हैं। इस लड़की की वजह से क्वीन मदर की ये हालत हुई है। जो ये फॉरबिडन सिटी से बिलोंग करती है, वहाँ की ऐसी चुड़ैल जो लोगों को धीरे धीरे खा जाएगी। मंत्री से अच्छी तरीके से बात की थी यूनर ने कि उसे किसी भी हालत में छोड़ना मत। तब यहाँ पर शैम्पू कहती है कि मुझे क्वीन मदर को एक बार देखना है, मैं उन्हें सही कर सकती हूँ। लेकिन सब चिल्ला रहे होते हैं मार डालो, वरना इसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाएगी, और भी लोगों की डेथ होगी, प्लीज इसे मार डालो। जो आदमी होता है ना, वो शैम्पू को मारने चलता है, जबकि ये किसी ने कहा भी नहीं था। तो मैजेस्टी आगे से तलवार पकड़ लेते, कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम इसको जान से मारने के लिए आ गए। यहाँ पर शैम्पू कहती है कि प्लीज मुझे अलाउ कर। सब लोगों को लग रहा होता है कि चुड़ैल को अंदर जाने दिया कि कहीं क्वीन मदर की और भी तबीयत ना खराब हो जाए, इसे जान से मार दिया जाए। तभी पता चलता है कि क्वीन मदर बाहर आ गई हैं। उन्हें एक तरह का ड्रग दिया गया था, जिसकी वजह से उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो एकदम ठीक है। मैजेस्टी कहते हैं बताओ इसके पीछे कौन था, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वो बताने से मना कर देता है कि इसके पीछे कौन है। इधर इम्प्रेस बहुत खुश होती है शैम्पू के काम से, कहती है ये यहाँ की क्वीन बनने लायक है। तब यहाँ पर जो शैम्पू होती है वो मना कर देती है कि क्वीन बनने से कि मैं आपको इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अभी पता चलता है कि 16 गिर गया है, उसे चोट लग गई है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है जाओ देखो। फिर से इम्प्रेस जो है टाइगर को पढ़ा रही होती है। तब यहाँ पर इम्प्रेस कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मैजेस्टी आते कहते हैं ये तुमने कहाँ से सीखा कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा? तो इस पर टाइगर कहता है माँ ने तो यही सिखाया है कि जब भी अच्छा काम करेंगे ना तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। जब भी मेरा बर्थडे आने वाला है तो आप तो मुझे बहुत ज्यादा गिफ्ट देंगे ना। मैजेस्टी कहता है तुम्हारा बर्थडे किस मंथ में? अब मैजेस्टी को शक होता है कि ये औरत जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने नाइट स्पेंड की थी वो अगस्त का महीना था और इसका जन्म सितंबर में हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। बिना यूनर को पता चले इन सब चीजों का पता लगाओ। कहते हैं ठीक है। शैम्पू किसी भी हालत में यूनर से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि व्हील के पीछे यूनर ही थी। पैसे देती है और कहती है कि जाओ और यूनर से कहो कि उनसे शैम्पू मिलने आई है, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है मैं नहीं मिलूंगी। यूनर कह रही होती कि मैं आइडेंटिटी कब तक छिपाऊंगी, मैं इन सब चीजों से मुझे निकलना पड़ेगा, जल्द से जल्द अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाना ही पड़ेगा। सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सबको मारकर अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया जाए। इधर 16 बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे ना वो अंकल बहुत पसंद है मैजेस्टी, प्लीज आप
उनसे शादी कर लो ना। इधर मंत्री पूरी भरी सभा में कहते हैं कि क्राउन प्रिंस को चुन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यही सही समय है। जिस तरह से रोज हमला हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहते हैं ठीक है, जल्दी चुना जाएगा। कहते हैं कि लिटिल प्रिंस के लिए अब वो सब लोग जा रहे होते हैं और सामने से अब शेंगफू की नजर पड़ जाती है टाइगर पर कि टाइगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो टाइगर को पकड़ कर लेकर जाती है। कहती है बताओ तुम यहाँ पर क्या करने हो। कहता है कि भले ही मेरे फादर कोई भी हो, लेकिन अभी मेरे फादर सिर्फ मैजेस्टी हैं। मैं यहाँ का प्रिंस और आपकी कोई औकात नहीं कि आप मुझे यहाँ पर पकड़ कर लाई हैं। इस पर शेंगफू कहती है तुम्हें सिखा कौन रहा है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। कहता है कि हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। तब तक पीछे से यूनर आ जाती है। कहती टाइगर यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। टेढ़े पेटेंट लेकर यहाँ पर कॉन्कुबाइन जो के रूप में रह रही थी। कहती माफ करना, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहती थी। मेरा बैकग्राउंड कितना पिछड़ा हुआ था, मैंने ये सब टाइगर के लिए किया। आखिर बताओ टाइगर के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। कहती ठीक है तुमने जो टाइगर के लिए किया, लेकिन बैक टू बैक तुम मेरे ऊपर अटैक करवाती रही। कहती मैंने तुम्हारी जान बचाई थी बचपन में, प्लीज उसको तो याद रखो। अब यहाँ पर शेंगफू गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें ये सब कुछ मैजेस्टी के सामने बताना पड़ेगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये जगह छोड़कर चले जाओ, या तो मैजेस्टी के सामने सच को बोल लो। कहती ठीक है मैं मैजेस्टी के सामने सच को बोल कर लूंगी। जैसे ही शेंगफू जाने लगती है तो यूनर शेंगफू के सर पर मार देती है, उसे यह बंदी बनाकर रखती है। शेंगफू कहती है वह अपनी आ गई असली औकात पर। कहती है कि हाँ असली औकात पर आ गई, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी बचाया ही नहीं था, वो तो दूसरी लड़की थी। मैं तो बस तुम्हारा सहारा लेते आई थी, और जेडे पेंडेंट मुझे मिल गया तो मैं ही हमेशा कॉन्कुबाइन के रूप में रहूंगी। क्वीन मदर तुम्हारा ज्यादा ही फेवर ले रही है ना, उनको भी मरना पड़ेगा। पर मैजेस्टी को भी पता चल चुका था कि लिटिल प्रिंस उसके बेटे नहीं, लिटिल प्रिंस मींस टाइगर उसका बेटा नहीं है। सब कुछ जानबूझकर किया गया। वो लालची औरत है, वो जानबूझकर यहाँ पर आई थी। मैजेस्टी कहते हैं यूनर को पता मत चलने देना, और क्राउन प्रिंस की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो पूरी करो, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैजेस्टी तो इधर यूनर के सामने इनॉज जाते हैं और कहते हैं टाइगर को क्राउन प्रिंस से स्वीकार किया जाता है। कहती उठ जाओ बेटा, हम लोगों के गरीबी के दिन गए, और खोते से हंस रही होती है। अपना वहां पर क्वीन की ड्रेस मंगवाती है, जबकि मैजेस्टी ने कहा भी नहीं था। एक दासी कहती है कि आप ये नहीं पहन सकती, तो उसे वो बाहर भिजवा देती है। कहती है इसे मरवा डालो, और अपना अब क्वीन की ड्रेस पहन लेती है, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस उसका बेटा बन चुका था। इनॉज कहते हैं आपने ये ड्रेस क्यों पहनी। वो इनॉज को भी एक थप्पड़ मार देती है कि लिमिट क्रॉस मत करो, चलो नीचे बैठ जाओ। और खूब तेज से हंस रही होती है। जाती हॉल में मैजेस्टी कहते हैं तुमने ये क्यों पहना, ये तो क्वीन की ड्रेस है ना। कहती है क्राउन प्रिंस बन रहा है तो मैंने क्वीन की ड्रेस पहन ली, इसमें क्या गलत बात है। इनाओ जब पढ़ते हैं कि यहाँ के क्राउन प्रिंस 16 है, और 16 को यहाँ पर सब कुछ दिया जाता है। यूनर कहती है कि आपने गलत नाम पढ़ा, आपको यहाँ पर नाम जो है टाइगर बोलना चाहिए था। कहते सही नाम पढ़ा है। तब तक पीछे से हम देखते हैं कि वहां पर यह शेंगफू अपने बेटे के साथ आ जाती है क्वीन की ड्रेस में। उसे देखकर यूनर कहती है कि इम्परर आपने ये क्या किया, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। पता चलता है कि इम्परर ने पहले ही जाकर शेंगफू को बचा लिया था, और वहां पर उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां भी दूर हो गई थी। दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, और इधर सारा पर्दा फाश हो चुका था। देखते हैं कि यूनर के फर्स्ट हस्बैंड को भी वहां पर बुलाया जाता है। कहते हैं कि मैंने तो इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कॉन्कुबाइन बनकर रह रही है। ये जहाँ जाती है लोगों को बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पर यूनर कहती है कि आपको तो पता है ना टाइगर का ब्लड का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उसमें आपका ही ब्लड निकला था। कहते झूठ बोल रही हो, कितना नाटक करोगी कि तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। तो इस पर यूनर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती हूँ। जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। मैंने कितना फाइट किया इस जगह को पाने के लिए, लेकिन आज तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि मेरा बेटा एक क्राउन प्रिंस बने। इस लड़की को यहाँ से निकालो मैजेस्टी, प्लीज इसे निकालो, क्योंकि मैं ही क्वीन बनूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर यूनर बता देती है कि ये रिबेलियन सिंह की बेटी है, वो रिबेलियन जिसे मरवा दिया गया था। यहाँ पर शेंगफू बोलती है कि प्लीज माफ कर दीजिएगा मैजेस्टी, लेकिन मेरे फादर कभी भी रिबेलियन नहीं थे। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं हाँ तुम्हारे फादर रिबेलियन नहीं थे, मैंने इसकी पड़ताल पहले से ही बिठा रखी थी, तो मैं इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब तो यूनर और भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम इतनी एविल कैसे हो सकती हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही मारने चलती तो मैजेस्टी आर्चरी के द्वारा तीर यूनर के गले के आर पार कर देते हैं। अब सब कुछ सही हो चुका होता है। जो राइटर स्टोरी लिख रहा होता है ना, वहाँ पर मैजेस्टी की एक एक बात लिखी गई थी कि वो शेंगफू को कितना मिस करते थे जब भी शेंगफू इधर उधर हो जाती थी। जो मैजेस्टी शेंगफू को बताना नहीं चाहते थे वो बातें भी लिखी थी। वहाँ पर शेंगफू आती तो वो डायरी छिपा लेते हैं। तो इस पर शेंगफू कहती क्या छिपा रहे हैं। कहते हैं कि कुछ नहीं बस ऐसे ही, लेकिन वो डायरी छीन लेती और एक एक बात पढ़ने लगती। कहती वाह आप तो मुझसे
बहुत पहले से प्यार करते थे। कहते हैं कि हाँ, बहुत पहले से किस करने चलते तो वो हाथ रख लेती, लेकिन मैजेस्टी तब भी उसको किस करते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।